हर्षल राजवर्धन सिंह ने झूठ और फरेब से विराज को अपने शिकंजे में फंसा लिया था। विराज के लिए ये सिचुएशन करो या मरो की थी, लेकिन ऐसे मौके पर शोभराज जिंदल के बॉडीगार्ड्स भी तुरंत नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि खतरे की घंटी पहले नहीं सुनाई दे गई थी। अब विराज को ही कुछ ना कुछ करना था जिससे वो इस स्थिति से निपट सके, लेकिन क्या अकेला विराज इस स्थिति पे काबू पा पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। प्रखर, उधर ही खड़े रहो और जानवी को प्रोटेक्ट करो। विराज ने जानवी को संभालने की जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रखर के हवाले कर दी थी, यानी मैदान में अब विराज को अकेले ही उतरना था। विराज ने अपना जैकेट निकाला और सभी के सामने ऐसे दिखावा किया जैसे मानो उसे मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल हो। विराज ने तुरंत ही अपने पीछे रखी कुर्सी को जोरदार लात मारी, जिससे वो कुर्सी बिखर जाए और विराज लकड़ी के एक बड़े हिस्से की मदद से अपने आप को और जानवी और प्रखर को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सके। लेकिन पासा उल्टा पड़ गया था। विराज ने रेस्टोरेंट की कुर्सी को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। हालांकि विराज ने उस कुर्सी पर लात तो मारी और वो कुर्सी उछलते हुए दूर भी जा गिरी, लेकिन उस कुर्सी का बाल भी बाका नहीं हुआ था। ऊपर से उस कुर्सी की लकड़ी इतनी मजबूत थी कि विराज की लात के चलते विराज अपने पैर में लगा बैठा था और अब उसका पैर फनफनाते हुए दर्द में करहा रहा था। ओ भाई, ये तो हमसे लड़ने की तैयारी में है, इसकी इतनी हिम्मत। मोहित, रौनक, देख क्या रहे हो? मार डालो साले को। जब हर्षल राजवर्धन सिंह ने देखा कि विराज उनसे लड़ने की तैयारी में है, तो तुरंत ही उसने मोहित शर्मा और रौनक मेहरा को विराज पर बरसने का हुक्म दे दिया था। और उस आदेश के चलते अब मोहित और रौनक और भी अग्रेसिवली विराज की तरफ बढ़ने लगे थे। अरबी लोग भी कम नहीं थे। उनमें से एक पलक झपकते ही विराज के सामने आ पहुंचा था और उसने मुक्के और लात से विराज पर हमला करना चाहा। जब प्रखर की नजर उस अरबी के हमले पर पड़ी तो प्रखर ने जानवी को जमीन पर बैठाया और अपने भाई विराज की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच गया था। लेकिन इससे पहले कि प्रखर कुछ कर पाता, पूरे कमरे में एक चीख गूंजी, जैसे मानो किसी ने सुअर को हलाल कर दिया हो। हालांकि वो चीख विराज के मुंह से नहीं निकली थी, लेकिन उस अरबी के मुंह से निकली थी, जो विराज पर चार्ज करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इस समय विराज अपने हाथ में डंडा लेकर खड़ा था, लेकिन उसने अपने हाथों को पीठ के पीछे छुपा दिया था। सामने से आ रहे मोहित और रौनक को विराज अब घूरने लगा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। अचानक से मोहित और रौनक के कदम थम से गए थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि बाहर से आए उनके अरबी मेहमान की ऐसी हालत होगी। दूसरी तरफ वो अरबी आदमी जमीन पर अपनी टांग पकड़कर चिल्लाते जा रहा था। उसके एक्शन से और उसके दर्द से साफ साफ पता चल रहा था कि विराज का वार बहुत ही भारी था। वैसे तो मोहित शर्मा, रौनक मेहरा और हर्षल राजवर्धन सिंह के पास लड़ने का विराज से कई गुना ज्यादा कॉम्बैक्ट एक्सपीरियंस होगा, लेकिन उस अरबी आदमी की चीखों को सुनकर सबके होश उड़ गए थे और उसके बाद से किसी ने भी विराज की तरफ एक कदम भी आगे बढ़ाना ठीक नहीं समझा था। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आना था, और वो ये कि मोहित शर्मा और रौनक मेहरा फट्टू थे। उन्होंने दूसरों को लड़ते हुए देखा था, लेकिन जब बात उन पर आई तो अब वो आगे बढ़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हर्षल राजवर्धन सिंह, आज का ये किस्सा मैं याद रखूंगा। तेरा एहसान जल्दी तुझे चुकाऊंगा। प्रखर, जानवी को लेकर आओ, चलो यहाँ से चलते हैं। विराज के हाथ में पकड़ा हुआ डंडा आज उसके बहुत काम आया था और उसी की वजह से आज विराज इस सिचुएशन से बाहर निकल पाया था। जब विराज ने गुस्सैल आंखों के साथ हर्षल राजवर्धन से दो टुक किया तो हर्षल राजवर्धन सिंह बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं था। विराज की बात सुनकर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो तो मुस्कुराते हुए बस अपना सिगार पीता जा रहा था। लेकिन जब हर्षल राजवर्धन सिंह ने विराज के मुंह से ये सुना कि वो जानवी को यहाँ से लेकर जा रहा है, तो उसके चेहरे की हंसी एकाएक गायब हो गई थी। उसने उसे जलते हुए सिगार को विराज की तरफ फेंका, जैसे मानो वो विराज के सामने चार्ज करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। हर्षल राजवर्धन सिंह के एक्शंस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने मार्शल आर्ट्स में वाकई में महारत हासिल कर रखी थी। 2 से 3 गुलाटी खाते हुए वो अचानक से विराज के सामने पहुंच गया था। उसके मूवमेंट्स काफी फास्ट थे और विराज को एकाएक कुछ समझ में भी नहीं आया था। हर्षल राजवर्धन सिंह ने तुरंत ही अपनी टांग ऊपर की ओर उठाते हुए विराज के सर पर निशाना लगाना चाहा। विराज को उम्मीद नहीं थी कि हर्षल सिंह के पास गजब की फुर्ती होगी। साथ ही साथ हर्षल के स्किल्स भी कमाल के थे। विराज के पास उस हमले से बचने के लिए काफी कम समय था। हालांकि वो अपने डंडे को हवा में हिला तो सकता था, लेकिन उस डंडे का इस्तेमाल करते हुए हर्षल पर कोई हमला नहीं कर सकता था।
उसी वक्त हर्षल ने अपनी चाल बदली और विराज की सोच से बिल्कुल विपरीत उसने विराज की टांग पर जोरदार हमला किया। इसी के साथ विराज अपने घुटने के बल नीचे बैठ गया था। हर्षल की इस स्किल ने विराज को चारों खाने चित कर दिया था। तूने मुझे अपनी तरह नकली मार्शल आर्ट्स वाला समझ रखा है क्या? दिखाई दिए ना तारे? ये बोलते हुए हर्षल राजवर्धन सिंह ने रौनक और मोहित को देखा और तुरंत ही आदेश देते हुए बोला, देख क्या रहे हो, मार डालो साले को, बाकी का मैं संभाल लूंगा। हर्षल राजवर्धन सिंह बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं हो रहा था। पीछे मुड़ते हुए वो वापस से अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया था, जिस कुर्सी पर बैठकर वो सिगार पी रहा था। एक अरबी भी इस सीन को देख रहा था और हर्षल सिंह को जीतता हुआ देखकर वो जोर जोर से तालियां पीटने लगा था। वैसे तो हर्षल राजवर्धन सिंह ने विराज को घुटने टिका दिए थे और उसके एक्शंस काफी एनकरेजिंग थे, लेकिन मोहित शर्मा और रौनक मेहरा के पास ऐसा कोई स्किल नहीं था। ऊपर से विराज के हाथ में अभी भी डंडा था। मोहित और रौनक के कदम विराज की तरफ आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। उनके हाथ पैर अभी भी कांप रहे थे। इस मामले में तुम अरबियों का कोई लेना देना नहीं है, अभी भी समय है, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, एक अरबी जो थोड़ी देर पहले हर्षल की जीत की खुशी में ताली पीट रहा था, वो चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। हालांकि जीत तो हर्षल राजवर्धन सिंह की हुई थी, लेकिन जिस तरीके से विराज ने एक अरबी को डंडे की मार दी, दूसरा अरबी वैसी मार नहीं चाहता था, इसीलिए वो कमरे से खिसक गया था। वो दूसरा अरबी जो अपनी टांग पकड़कर बैठा था, उसे भी कमरे से बाहर जाने में जरा भी देर नहीं लगी थी। अब कमरे में केवल हर्षल राजवर्धन की गैंग और विराज आमने सामने थे। ओ गॉड, क्या लोग हो तुम? मुझे लगता है कि इस कचरे से मुझे अकेले ही निपटना पड़ेगा। हर्षल राजवर्धन सिंह जो कुर्सी पर बैठ गया था, जब उसने देखा कि रौनक और मोहित के पास इतना दम नहीं कि वो विराज से पंगा ले, तो हर्षल राजवर्धन सिंह ने इस मामले को खत्म करने का जिम्मा उठा लिया था। हर्षल ने अपना जैकेट उतारा और अपनी कॉलर को ठीक करते हुए पूरे कमरे में गुलाटी खाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे इस बार हर्षल राजवर्धन सिंह का परफॉर्मेंस और भी ज्यादा अच्छा होने वाला था। विराज को मार्शल आर्ट्स का एम भी नहीं आता था। इस सिचुएशन को देखकर विराज सोच में पड़ गया कि उसे आखिर अब क्या करना चाहिए, लेकिन उसे अपनी गर्लफ्रेंड जानवी और अपने भाई प्रखर के लिए लड़ना था। इसीलिए विराज के कदम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे थे। विराज, इसे मुझे संभालने दो, जानवी को तुम्हारी जरूरत है। जैसे ही विराज ने अपने मन में प्लान बनाया कि वो आंख बंद करके अपना डंडा घुमाएगा, तभी पीछे से किसी ने उसके कंधों को पकड़ लिया और उसके कान में प्रखर की इमोशनल आवाज आई। विराज तुरंत ही पीछे की ओर मुड़ा और अपने भाई प्रखर को देखने लगा, जो अचानक से काफी शांत और स्ट्रेंज दिखाई दे रहा था। प्रखर के चेहरे पर कॉन्फिडेंस देखकर विराज के पास अपनी गर्दन हाँ में हिलाने का अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। कुछ दिन पहले रोजवुड यूनिवर्सिटी में मोहित शर्मा और मोटू शशांक ने बाहर से कुछ लोगों को बुलाया था और जैसे ही विराज और प्रखर उनकी आंखों के सामने नजर आए, उन्होंने उन गुंडों को उनके पीछे लगा दिया था। उस दिन प्रखर की जान हलक में आ गई थी और वो यूसेन बोल्ट की तरह भाग रहा था, लेकिन आज इस सिचुएशन में अचानक से उसे मार्शल आर्ट्स का ज्ञान कहां से आया? आज प्रखर के अंदर इतना करेज कहां से आया? क्या प्रखर ने इन दिनों में मार्शल आर्ट्स की क्लासेस ज्वाइन कर ली थी? खैर, जो भी था, लेकिन अब प्रखर इस कैंपेन को संभाल रहा था, जिसे देखकर मोहित शर्मा और रौनक मेहरा खिलखिलाते हुए हंसने लगे थे। अरे अरे, तुम दोनों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अगर एक एक करके भी आओगे ना, तब भी इस कमरे से बचकर नहीं निकल पाओगे। जो टेक्निक काम में लेनी है ले लो। आखिर में मैं तुम दोनों को पूरी दुनिया का चक्कर घुमाने वाला हूँ, बड़ा मजा आएगा। जैसे ही हर्षल राजवर्धन सिंह के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही प्रखर का शरीर चार्ज करने के लिए आगे बढ़ चुका था। अब विराज जानवी के पास पहुंच गया था। विराज के हाथ में अभी भी वो डंडा था, जिसे वो मोहित शर्मा और रौनक मेहरा से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। क्योंकि वो दोनों जानवी और विराज से ज्यादा दूर नहीं थे, तो धीरे धीरे विराज और जानवी को घेरने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे जो एफ्रोडिसियाक ड्रग हर्षल राजवर्धन सिंह के कहने पर रौनक मेहरा ने जानवी के पैग में डाली थी, उसका असर भी तेज होने लगा था। जानवी का शरीर और भी ज्यादा गर्म हो गया था, लेकिन विराज ऐसी सिचुएशन में केवल परेशान होने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था। विराज, मेरी मदद करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, हेल्प मी विराज। जानवी जो बेहोशी की हालत में अपने हाथों से अपने शरीर को खरोच रही थी और अपने ही कपड़ों को ऊपर नीचे करते हुए फाड़ रही थी। जब उसके मुंह से ये आवाज बाहर आई तो विराज का दिल कावरा बावरा हो गया था।
जानवी का आधे से ज्यादा नंगा शरीर अब विराज की आंखों में था। एक तरफ लड़ाई का माहौल तो दूसरी तरफ जानवी का सिडेक्टिव और चार्मिंग लुक देखने के बाद भी विराज के मन में कोई एविल थॉट्स नहीं आ रहे थे। बस वो जल्दी से जल्दी इस जगह से बाहर निकलना चाहता था, जिससे जानवी को हॉस्पिटल ले जाया जा सके। अगर ये मामला ऐसे ही खींचते रहा तो जानवी की जान को खतरा हो सकता था। आखिर इस कमरे से जानवी और विराज को कौन बाहर निकालेगा? क्या प्रखर में इतनी ताकत होगी कि वो मार्शल आर्ट सम्राट हर्षल राजवर्धन सिंह को हरा पाएगा? क्या जानवी के लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ता ही जाएगा, या फिर प्रखर कोई ऐसा कारनामा करेगा जिसकी उम्मीद उस कमरे में मौजूद किसी को भी नहीं होगी? आखिर विराज ने धन के राजा कुबेर के सिस्टम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया था? क्या विराज अपने आप को इस सिचुएशन से लड़ने के लिए सक्षम बना रहा था? क्या थी वजह? क्या प्रखर की हार से विराज को हर्षल राजवर्धन सिंह के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे? क्या ऐसा होगा? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।